Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 के उस निर्णायक दिन जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, उस दिन से लेकर मौजूदा वक्त तक भारत ने एक लंबा रास्ता तय किया है। भारत ने कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन इस देश का विकास की राह पर चलना कोई आसान काम नहीं था। आज हम कुछ कम ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को इसका मौजूदा रूप दिया। भारत की स्वतंत्रता की तिथि मूल रूप से जून 1948 के आसपास की तय की गई थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच निरंतर गर्म मतभेदों के कारण वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता परिवर्तन की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के दूसरे वर्षगांठ को चुना। यूनाइटेड किंगडम के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित कर दिया। 14 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, लेकिन सभी दलों और समुदायों को खुश करने के लिए इसमें मामूली संशोधन किए गए। कांग्रेस के झंडे में चरखे को अशोक चक्र से बदल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू भी संशोधन के लिए सहमत थे, क्योंकि इससे भारत का ध्वज सभ्य और सरल व्यतीत होता था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और तब से यह भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्थापित है। भारत की स्वतंत्रता के बिल्कुल बाद की अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से प्रेरित थी। पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा जोर दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया और प्राइवेटाइजेशन को कम किया गया। इसके कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ। पहली कुछ योजनाएं निर्माण क्षेत्र, कृषि और सामाजिक विकास पर केंद्रित थीं। हालांकि बाद में फ्री मार्केट के सिद्धांतों को 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा अपनाया गया। आज भारत का ध्यान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र पर है। 2014 से 2018 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था थी। यह नॉमिनल जीडीपी पे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और परचेजिंग पावर पैरिटी पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारतीय स्वतंत्रता से पहले भारत के दो क्षेत्र थे, एक ब्रिटिश शासन के अधीन था और दूसरा रियासतों द्वारा नियंत्रित था। इन क्षेत्रों में 552 रियासतें शामिल थीं, जो ब्रिटिश राज्यों के साथ रेवेन्यू शेयर करती थीं। इसके अलावा फ्रांस और पुर्तगाल द्वारा नियंत्रित कई छोटे क्षेत्र भी थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में इन क्षेत्रों को एक करना भारतीय सरकार के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने विभिन्न रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। हालांकि इस प्रक्रिया ने भारत में रियासतों के विशाल बहुमत को सफलतापूर्वक एकत्रित किया, लेकिन ये कुछ के लिए सफल नहीं रहा, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़ के लिए। बाद में भारत में जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर को सफलतापूर्वक शामिल किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के एकीकरण का मुद्दा अभी भी कायम है। समय के साथ गोवा, पांडिचेरी और सिक्किम भी भारत में शामिल हो गए। भारत में प्राइवेट सेक्टर के विकास के साथ शहरीकरण भी तेज गति से होने लगा है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 1901 की जनगणना के अनुसार 11.4% थी। यह 2001 की जनगणना के अनुसार 28.53% हो गई और वर्तमान में 34% है। शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ने वाली आबादी में वृद्धि के साथ नए नियोजित शहरों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। आज़ादी के बाद चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, नोएडा आदि प्लांट शहर उभरे हैं, जिन्होंने बड़े शहरों पर जनसंख्या के तनाव को काफी कम कर दिया है। अमरावती जैसे बिल्कुल नए शहर से भी तनाव को और कम करने की योजना है। भारत ने कॉलोनियल शासन से मुक्त होने के बाद निसंदेह बहुत कुछ हासिल किया है। गणतंत्र भारत को दुनिया की उभरती हुई महाशक्तियों में से एक माना जाने लगा है, लेकिन अभी भी भारत को कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को दूर करना होगा ताकि ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बन सके।